इतना तंग आ जाता हूँ, सोच रहा हूँ कि एक एप्लीकेशन राष्ट्रपति के नाम डालूँ और इच्छा मृत्यु की गुहार लगाऊँ। जीने की टोटली लाशें खत्म होती जा रही है मेरी। 30,000 रुपए 1 हफ्ते का खर्चा हो जाता है, अरेंज करना पड़ता है। घर में खाने के इतने लाले पड़ जाते हैं, बच्चे बोलते हैं पापा भूख लगी क्या खाएँ? मैं बोला बेटा ऐसा करो कि साथ में मंदिर में देखो भंडारा लगा हुआ है, पापा आप नहीं खाएँगे? मैं बोला बेटा मैं कुछ नहीं खा पाऊँगा, क्योंकि मैं खा नहीं सकता। मेरी भूख शांत नहीं होगी, मेरी भूख तभी शांत होगी जब मैं अपने परिवार को खुद पाल सकूँ, अदरवाइज़ मेरी भूख शांत नहीं होगी। बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है, आगे पढ़ना चाहती थी, पर मैंने हाथ खड़े कर दिए। मैं बोला बेटे मेरे पास ना पैसे बने ही हैं, ना मैं आगे पढ़ा सकता। अपना इलाज करवाऊँ, दवाइयों का खर्चा चलाऊँ कि घर चलाऊँ। मेरे हेल्थ कार्ड भी बने पर हेल्थ कार्ड भी नहीं चलते, ना हिमकेयर कार्ड चलता, ना ही आयुष्मान कार्ड चलता। पंजाब नेशनल बैंक से 2 लाख का लोन लिया हुआ है। उस लोन के थ्रू मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ। लोन की किस्त मेरी 3,500 4,000 किस्त जाती है महीने की। वो चुकाना मुश्किल हुई, 5-6 किस्तें मेरी पहले डेली हो चुकी हैं। डॉक्टर कहते हैं कि अगर जल्दी-जल्दी ये इसका ट्रीटमेंट नहीं हो तो ये टिश्यू ऐसा कि एक भयानक बीमारी कैंसर का रूप धारण कर सकती है। बीमारी ने वो हाल कर दिया है कि कैसे अपने आप को उभारूँ, मुझे ये चिंता दिन-रात लगी रहती है। समाज के मुद्दों को उठाते थे, गरीबों को न्याय दिलाते थे, परंतु आज इन आँखों में वो यानी आंसू बह रहे हैं कि क्या हमारे लिए न्याय नहीं मिल पाएगा? मेरी जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी है, इस संकट की घड़ी में मेरा साथ दें, ताकि मैं जल्दी-जल्दी ठीक होकर अपने दोबारा फिर उस जज़्बे को लेके पत्रकारिता की लाइन में दोबारा जुड़ना चाहता हूँ। एक आवाज जो कभी बेबस लोगों की ताकत थी, आज खुद बेबस हो चुकी है। ये कहानी नहीं, हकीकत है पत्रकार रमेश वर्मा की। 1995 से 2011 तक कलम के सिपाही बनकर उन्होंने समाज के मुद्दों को उठाया, हजारों लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी। लेकिन आज वही आवाज रुन चुकी है और हालात ऐसे हैं कि वो इच्छा मृत्यु तक की मांग कर रही है। 2011 में पैरालिसिस ने उनके शरीर को जकड़ लिया। परिवार की जिम्मेदारी उनकी पत्नी ने संभाली, लेकिन बढ़ती बीमारियों और गरीबी ने सब कुछ तोड़ दिया। बच्चों के सपने अधूरे रह गए, बेटी को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और बेटा भी हालात से जूझ रहा है। हाल ही में लिवर के पास गंभीर संक्रमण ने हालत और बिगाड़ दी। पीजीआई चंडीगढ़ के चक्कर और महंगे इलाज ने जमा पूंजी खत्म कर दी। कर्ज बढ़ गया। आज हालात ये है कि बच्चों को पेट भरने के लिए लंगर की लाइन में जाना पड़ रहा है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी है कि समय पर इलाज न हुआ तो ये बीमारी कैंसर का रूप ले सकती है। आज रमेश वर्मा उन्हीं लोगों की ओर देख रही है जिनके लिए उन्होंने कभी आवाज उठाई थी। उन्हें जरूरत है मदद की और उस भरोसे की कि समाज अपने सच्चे सिपाहियों को यूं टूटने नहीं देता। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राजीव चौहान और मेरे साथ मेरे सहयोगी है विक्रांत बदन। आज हम आपको ऐसी कहानी दिखाने जा रहे हैं, एक पत्रकारिता की सच हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि पत्रकारिता का ऐसा सच जो कहीं ना कहीं चमक दमक वाले कैमरे के पीछे रह जाता है, या ये हम कह सकते हैं कि अखबार की रद्दी में तक रह जाता है। तो ऐसी ही एक वरिष्ठ पत्रकार की कहानी हम आपको बताएंगे, जिसने ना जाने इस समाज की आवाज उठाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए और कितने को इंसाफ दिलाया। पर आज समय ऐसा है कि आज एक अपनी बीमारी से जूझ रहा है और आर्थिक तंगी के कारण जो है घर में रहने के लिए मजबूर है। तो हम कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार रमेश वर्मा जी से हम बात कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। और आज जो है हालत आप देख रहे हैं कि अपनी रिपोर्टें लिए सामने यहाँ पर खड़े हैं। नीति की मार ये देखिए कि जहाँ पहले जिस घर पर खबरों की चर्चा होती है, आज उस घर पर दवाइयों की बात होती है। और यही एक बड़ा सवाल पैदा होता है कि जो समाज की आवाज़ को उठाता है, क्या उसके लिए कोई हाथ आगे नहीं आएँगे? क्योंकि आज इन्हें ज़रूरत हमारी है, आपकी है और इस सिस्टम की है। तो हम सीधा रमेश जी से बात करेंगे, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं। और मैं अपनी बात करूँ तो मैं उस समय पत्रकारिता में नहीं था जब से इन्हें जानता था, इन्हें देखकर ही हमें इस लाइन में आने का एक जज़्बा था। परंतु अगर इस तरह की अगर हालत होगी तो कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल एक पत्रकारिता पे भी उठता है। रमेश जी,
अ, आपका स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी में। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को मेरी ओर से हाथ जोड़कर नमस्कार। मैं अपने उस दौर को याद करता हूँ जब मैं अपनी पत्रकारिता लाइन में कदम रखा था। मैं 1995 से लेके 2011 तक पहले प्रिंट मीडिया में, उसके बाद नेशनल न्यूज़ चैनल में 2011 से 2000 2002 से लेकर 2011 तक जैन टीवी, जनमत टीवी, लाइव इंडिया, P7 न्यूज़ इत्यादि में बतौर एक रिपोर्टर के रूप में काम किया। परंतु आज इन रिपोर्टों को देख के मैं ये हैरान रह जाता हूँ कि आखिर कब तक हम समाज के लिए एक आवाज़ बने हुए थे, समाज के मुद्दों को उठाते थे, गरीबों को न्याय दिलाते थे। परंतु आज इन आँखों में वो यानी आंसू बह रहे हैं कि क्या हमारे लिए न्याय नहीं मिल पाएगा? हम उस आर्थिक स्थिति से गुज़र रहे हैं कि न खाने के भी लाले पड़ गए हैं, बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है, ना कोई सरकार का हाथ आगे मिला, ना किसी संस्था का। एक-एक पैसे के लिए तरस रहे हैं, रिपोर्टर लेके चंडीगढ़ जाना पड़ रहा है, वहाँ दवाइयों का खर्च, आने-जाने का खर्च, रहने का खर्च, सब मुश्किल हो गया है। रवि जी, जैसे आप देख रहे हैं कि आप काफ़ी, क्योंकि पैरालाइज़ का भी अटैक पड़ा था, आप जी, उसके बाद घर पे आ गए थे। जी। तो अब घर की अगर बात करें तो किस तरह से घर का खर्चा चलता है? आपके 2 बच्चे भी हैं, आपकी वाइफ़ भी है और एक आप अकेले थे जो कमाने वाले थे, और हमने आपको अक्सर देखा है बड़ी कॉन्फ्रेंस में आपको जाते हुए, सवाल पूछते हुए। उस समय ऐसा था कि घर में कोई भी मेरे सिवाय कोई भी कमाने वाला नहीं था। 2011 में भी अटैक पड़ा। मिसेज़ को आगे आना पड़ा, तो पहले उन्होंने एक दुकान में नौकरी की, सेल्समैन की, सेल्स गर्ल्स की। वहाँ पर काम करने के बाद उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब का ऑफ़र आया। मात्र 10,000 रुपए में यानी उनको नौकरी मिली। तेंजन हॉस्पिटल नाम है शिमला का, उसमें पीएन की नौकरी में 10,000 रुपए में। तो 10,000 रुपए में क्या चलता, ना घर चल पाता और कुछ दवाइयों का खर्चा नहीं हो पाता पूरा। और यहाँ तक बच्चों को भी अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ना पड़ी। बेटी है ना, बड़ी मुश्किल है, ग्रेजुएशन करे आगे पढ़ना चाहती थी, पर मैंने हाथ खड़े कर दिए। मैं बोला बेटे मेरे पास ना पैसे बने ही हैं, ना मैं आगे पढ़ा सकता। हाँ, अगर आप खुद के इस पे करना चाहते हो तो आप कर सकते हैं। तो बोले चलो पापा मैं ठीक है ट्राई करती हूँ। बेटे ने +2 के उसको कंप्यूटर कोर्स करवाना चाहता था, तो उसके लिए मैं कंप्यूटर कोर्स नहीं करवा पा रहा हूँ। क्यों, कैसे करवाऊँ? अपना इलाज करवाऊँ, दवाइयों का खर्चा चलाऊँ कि घर चलाऊँ? मैं खुद यानी बिस्तर पे बैठ गया हूँ। तो एक मिसेज़ जिसने यानी मात्र 10,000 रुपए में भी घर चलाया हुआ है, दवाइयों का खर्च, मकान का किराया 3,000 रुपए, तो कैसे करते हैं मुझे पता है, परंतु मैं अंदर से रोता हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या कुछ नहीं कर पाता। इतना बावजूद होने के बावजूद मेरी सभी से यही गुज़ारिश है कि मेरी जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो चुकी है, इस संकट की घड़ी में मेरा साथ दें, ताकि मैं जल्दी-जल्दी ठीक होकर अपने दोबारा फिर उस जज़्बे को लेके पत्रकारिता की लाइन में दोबारा जुड़ना चाहता हूँ। जितने जी। दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, आपको बता दें कि जब सर को पैरालाइज़ का अटैक पड़ा था, तब भी वो घर पे नहीं बैठे थे। फिर भी वो कहीं न कहीं हमारे से कनेक्ट रहते थे और कहीं न कहीं कुछ कमाने की एक जज़्बा यहाँ पे रहता था, क्योंकि परिवार पालना था, क्योंकि घर में 2 बच्चे हैं, बीवी है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा है, और आज मात्र इनकी, हम कह सकते हैं, जो इनकी धर्मपत्नी है, एक मिसाल बनकर सामने आई हैं, जो मात्र 10,000 में इनकी दवाइयों का खर्चा की अगर बात करें, घर में खाने की अगर बात करें, और अब मेरे को लगता है सर, दवाइयों का खर्चा कितना होगा आपका महीने की अगर बात करें तो सर कहाँ तक पहुँच जाता है? चंडीगढ़ जाना पड़ता है, उसके लिए कम से कम जो प्रोसेस है इसका, मेडिकल प्रोसेस, उसमें 25 से 30,000 रुपए एक प्रोसेस का लगड़ जाता है। जब एक यानी हफ्ते में एक बार यानी जो पॉइज़न फैला उसको निकालने के लिए हुँ। 25 और 30,000 रुपए की दवाइयाँ प्लस सामान चाहिए होता है। इसके अलावा आने-जाने के लिए अलग, वहाँ रुकना पड़ता है, उसका अलग खर्चा होता है। तो यानी कुल मिला के देखा जाए तो 30,000 रुपए 1 हफ्ते का खर्चा हो जाता है, अरेंज करना पड़ता है। परंतु कहाँ से करूँ? अब थोड़े मेरे भाई-बंधु और समाज की ओर से कुछ इसके यानी हाथ आगे बढ़े हैं सहायता के लिए, तब मेरा कुछ हौसला हुआ, तब मैं और यानी चंडीगढ़ थोड़ा जा पा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। मेरे हेल्थ कार्ड भी बने पर हेल्थ कार्ड भी नहीं चलते, ना हिमकेयर कार्ड चलता, ना ही आयुष्मान कार्ड चलता। वो भी तभी चलेंगे जब एडमिट करेंगे, वहाँ मुझे एडमिशन मिल पा नहीं रही है। एडमिशन के बिना वो कार्ड भी नहीं चलते, और जितने भी टेस्ट है बाहर जाना पड़ता है, बाहर टेस्ट करवाना पड़ते हैं, और टेस्ट करवाने के बाद फिर वापस हॉस्पिटल आओ, या रुकने का बंदोबस्त करो, या फिर वापस शिमला आओ तो दोबारा फिर जाने के लिए वही खर्चा। मैं इस हालात में कई बार तो ऐसा इतना तंग आ जाता हूँ, सोच रहा हूँ कि एक एप्लीकेशन राष्ट्रपति के नाम डालूँ और इच्छा मृत्यु की गुहार लगाऊँ। अगर हाथ में यानी किसी का साथ नहीं मिल पाएगा, तो उससे बेहतर ऐसा है कि एक मौत को गले लगा लूँ, कि जीने की टोटली लालसा खत्म होती जा रही है मेरी। मेरी सरकार से, संस्था से गुहार है कि संकट की घड़ी में मेरा साथ दें, ताकि मैं उसी अपनी जज़्बे को दोबारा फिर ठीक हो, उस जज़्बे को काम कर सकूँ और दोबारा फिर अपना काम
शुरू कर सकूं। रमेश जी देखिए, ये आप अपने हौसला रखिए क्योंकि हौसला ही सबसे बड़ी ताकत है आज के समय में अगर बात करें। जी, जी। हम आपके साथ हैं, समाज आपके साथ आएगा, हमारी आवाज़ आपकी आवाज़ जो है हम समाज तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। जी। रमेश जी देखिए एक एक जो आदमी होता है ना, पुरुष होता है, उसके लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेवारी होती है अपने घर की ज़िम्मेवारी जी, होती जी। है और आज वो ज़िम्मेवारी आपकी पत्नी निभा रही है। तो कहीं न कहीं आप ठीक होना चाहते हैं, ये जज़्बा है आप में? बिल्कुल ही मेरे अंदर पूरा जज़्बा है, मैं जल्दी-जल्दी ठीक होके होना चाहता हूँ। ठीक होके ऐसा है कि अपने परिवार को पालना चाहता हूँ, अपनी रोज़ी-रोटी चला के और इस संकट को दूर करके दोबारा फिर पत्रकारिता के लाइन से जुड़ना चाहता हूँ। जो मैं चलाया हुआ उस काम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ ताकि मैं अपने परिवार का पूरा साथ दे सकूँ, गुज़ारा कर सकूँ और एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी जी सकूँ। डॉक्टर क्या बोल रहे हैं अब आपकी बीमारी के लिए और काफ़ी इलाज में खर्चा भी हो चुका, तो खर्चा कैसे आपने पूरा किया? एक तो मैंने किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू एक पंजाब नेशनल बैंक से 2 लाख का लोन लिया हुआ है। उस लोन के थ्रू मैं अपना इलाज करवा रहा हूँ और कुछ सहयोगियों के हाथ, समाज के हाथ आगे बढ़े मेरी सहायता के लिए, कुछ उनका सहयोग मिल रहा, तो उससे इन जो पैसे आ रहे हैं, उसको इलाज के लिए लगा रहा हूँ। लोन की किस्त अब कितनी जा रही है आपकी? लोन की किस्त मेरी 3,500 4,000 किस्त जाती है महीने की। वो चुकाना मुश्किल हुई, 5-6 किस्तें मेरी पहले डेली हो चुकी हैं। कहीं मुझे खतरा है कि ऐसा है कि 2-4 महीने के बाद यानी बैंक का नोट्स नहीं आ जाए। तो करूँ तो क्या करूँ? मुझे इस टाइम यही सबसे बड़ी मेरी चिंता बनी है। डॉक्टर कहते हैं कि अगर पेट स्कैन नहीं करवाया तो ऐसा है कि जो अंदर आपकी यानी लीवर की पाइप में जो टिश्यू फँसे फँसे हुए हैं, जो ना ब्लॉकिंग हुई है, अगर जल्दी-जल्दी ये इसका ट्रीटमेंट नहीं हो तो ये टिश्यू ऐसा कि एक भयानक बीमारी कैंसर का रूप धारण कर सकते हैं। तो मेरी आप सभी से यही गुज़ारिश है कि इसमें मेरी आप सभी लोग सहायता कीजिए, ताकि मैं जल्द से जल्द ठीक होके अपने जज़्बे को काम कर सकूँ और दोबारा फिर इस लाइन से अपनी काम शुरू करके अपना परिवार का पेट पाल सकूँ। देखिए रमेश जी, हम भी यही आशा करते हैं कि आप जल्द से जल्दी ठीक हो सकें। तो एक बड़ा सवाल हमारे समाज के लिए भी यहाँ पर पैदा होता है कि जो आवाज़ आपकी आवाज़ बनकर सामने खड़ा होता है और वही आवाज़ आज आपसे गुहार यहाँ पे लगा रहा है। क्योंकि आर्थिक की जो है यहाँ पर संकट है। अब जो है आर्थिक जिस तरह से यहाँ पर इनके पास अब ना पैसे हैं, ना ही दवाई लेने के लिए, ना ही खाने के लिए यहाँ पर पैसे बचे हैं। लोन पे इन्होंने इलाज करवाने की कोशिश की पर उसकी जो किश्तें हैं, वो भी नहीं दे पा रहे हैं। क्योंकि आप खुद समझ सकते हैं कि मात्र 10,000 में 3,000 किराया भी देना है, 4,000 बैंक की किश्त भी देनी है, खाना भी है, तो इसके अलावा इसके बाद जो है किस तरह से वो अपना इलाज करवाएँगे। तो ये हमारी ज़िम्मेवारी बनती है, आपकी ज़िम्मेवारी बनती है और सरकार की ज़िम्मेवारी बनती है कि जिस व्यक्ति ने आपके लिए आवाज़ उठाई है, आज उस व्यक्ति को आपकी मदद है। तो हम भी आपसे हाथ जोड़कर गुज़ारिश करते हैं, सिर्फ़ हम ये चाहते हैं कि इनका इलाज हो सके, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ़ इनके इलाज तक का जो है पैसा यहाँ पर इन्हें मिल सके, तो आप भी मदद के हाथ बढ़ाइए और हम भी मदद के हाथ बढ़ाएँगे और हम आपके साथ जो है इनके जो अकाउंट की डिटेल है, इनका जो गूगल पे नंबर है, वो ज़रूर शेयर करेंगे, इनका नंबर भी शेयर करेंगे, इनकी रिपोर्टें भी ज़रूर शेयर करेंगे ताकि आप जो है इनकी मदद कर सकें। रमेश जी एक बारी अपना नंबर बता दीजिए ताकि आप लोग आपसे जुड़ सकें। मेरा गूगल पे नंबर है 9418090676 और कॉन्टैक्ट नंबर है 7018466259 और दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9418090676। तो मेरी सभी बंधुओं से यही गुजारिश है कि जो मैं इस समय जो आर्थिक स्थिति में यानी फँसा हुआ हूँ, बीमारी के कारण कई बार ऐसा घर में खाने के इतने लाले पड़ जाते हैं, बच्चे बोलते हैं पापा भूख लगी क्या खाएँ? मैं बोला बेटा ऐसा करो कि साथ में मंदिर है, मंदिर में देखो भंडारा लगा हुआ है, तो वहाँ जाके खा सकते हैं आप। बोले पापा आप नहीं खाएँगे? मैं बोला बेटा मैं कुछ नहीं खा पाऊँगा, क्योंकि मैं खा नहीं सकता। मेरी भूख शांत नहीं होगी, मेरी भूख तभी शांत होगी जब मैं अपने परिवार को खुद पाल सकूँ, अदरवाइज़ मेरी भूख शांत नहीं होगी। रमेश जी आप अपने परिवार को ज़रूर पाल पाएँगे और आपके साथ हम हैं, पूरा समाज आपके साथ है। मुझे अपना वो दौर याद आता है जब ऐसा कि एक 5 किलो का कैमरा कंधे पर उठा के 8 फीट की दीवार क्रॉस करके निकल जाता था। आज वही यानी इंसान ऐसा है कि इतना यानी कमज़ोर हो चुका है कि एक बिस्तर सँभालने बिस्तर पड़ा हुआ है। बीमारी ने वो हाल कर दिया है कि कैसे अपने आप को उभारूँ, मुझे ये चिंता दिन-रात लगी रहती है। अब करूँ तो क्या करूँ? चलो ऐसा है कि थोड़ा यानी समाज के हाथ थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं सहायता के लिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं जल्दी-जल्दी ठीक होके अपने उस पुराने इसी स्टाइल में, उसी जज़्बे को काम करके अपनी उस
पत्रकार की भूख को जरूर शांत करूंगा और समाज की आवाज पर बनूंगा। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। हम भी कोशिश करेंगे कि आपकी मदद कर सके और आपने हौसला रखना है। जब हौसला रहेगा तो आप अपनी बीमारी से भी लड़ सकते हैं और आपने जो बात कहा कि आप अपने परिवार को इज्जत से पालना चाहेंगे, वो ज़रूर पालेंगे क्योंकि आपके पास हौसला यहाँ पर होना चाहिए और आपकी आँखें नम नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों से भी हाथ जोड़ के गुज़ारिश है कि जितनी इनकी मदद हो सके, हम सिर्फ़ इतना चाहते हैं कि इनके सिर्फ़ इलाज के जो है पैसा इनके पास इकट्ठा हो जाए, इनका इलाज अच्छे से यहाँ पर हो जाए ताकि ये अपने परिवार का और अपना पालन-पोषण कर सके। तो हमारा इस सिस्टम को जो हमने आपको दिखाया, इनकी कहानी को दिखाने का यही मकसद है कि इनकी मदद हो सके। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखे। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं।